नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दों पे नज़र। सबकी खबर खबर ली जाएगी, पार्टियों की, नेताओं की और मीडिया की भूमिका पर समीक्षा होगी। और क्योंकि मतदान है, सरकार किसकी बनेगी ये तो मतदाता को तय करना है। परंतु हर एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो मीडिया से जुड़ा हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे समाज से जुड़ा हो, चाहे किसी भी तरीके से वो एक्टिविटीज कर रहा हो। चुनाव के दौरान सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो कोशिश करे कि जो चुनाव हो वो मुद्दों पर आधारित हो। वहाँ की जो समस्याएं हैं उन पर फोकस रख के किया जाए। लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं उससे निजात मिल सके और उसके इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा जा सके। ऐसी कोशिश हर व्यक्ति की, हर जागरूक नागरिक की होनी चाहिए। उसी कड़ी में हमारी कोशिश है कि हम उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पे फोकस करें, क्योंकि जो उत्तराखंड का खासकर पहाड़ी क्षेत्र है जिसके लिए उत्तराखंड अलग राज्य मांगा गया था, वो स्थिति से उसकी बद से बदतर होती जा रही है। ये केवल वहाँ के नागरिकों के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, ये सब ही के लिए, देश के नागरिक, देश के लिए भी, राज्य सरकार के लिए नहीं, केंद्र सरकार के लिए भी और देश के हर नागरिक के लिए बहुत चिंता का विषय है। कोई भी नागरिक, कोई भी क्षेत्र अगर पिछड़ता है तो वो पूरे परिवार के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को आगे लाके हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसे मुद्दे हैं। तो पिछले उनमें मैंने जो कुछ सीरीज जारी की है मुद्दों पर नज़र वाली, उसमें हमने बात की कि वहाँ पर जो मूल मुद्दे हैं वो जैसे स्वास्थ्य की बात है तो लोग कुछ तो कर ही रहे हैं, चाहे उस पर काम करें ना करें। शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो ये तीन मुद्दों पर तो लोग बातें तो कर रहे हैं, परंतु क्या इनकी जो मूल है, जो जड़ें हैं जहाँ से ये समस्याएं पैदा हुई हैं, क्या उन पे भी बातें कर रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ पे जब तक लोगों को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, अब लोगों के पास वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं खाने के लिए। रोजगार तुम दोगे, कहाँ रोजगार दोगे? अभी जैसे वहाँ पे कोशिश, नरेगा को भी रोजगार का दर्जा दिया गया है, या कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है तो उसको भी रोजगार में काउंट आज की सरकारें कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके की रोजगार दे के तुम वहाँ पे लोगों, पहाड़ों को आबाद कर पाओगे, या उत्तराखंड की जो दयनीय हालत है उसमें इम्प्रूव कर पाओगे, या उत्तराखंड को उसकी जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल पाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि सरकारें तो एक प्रकार का जो छल होता है उस तरीके की बातें कर रहे हैं कि नरेगा में जो काम कर रहे हैं 15 दिन, जो रोजगार दोस्त, 100 दिन का रोजगार साल में वो भी मिलता है, नहीं मिलता है उसको भी वो रोजगार मान के चल रहे हैं। अगर कोई दिहाड़ी में काम कर रहा है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो भी रोजगार है। जैसे दिल्ली में अभी हो रहा है, दिल्ली में भी केजरीवाल जी वही कर रहे हैं जो उन्होंने सिविल डिफेंस में रोजगार दिए हैं, उसको भी कहते हैं हमने युवाओं को इतना रोजगार दिया। और वो तो अच्छा है कि कोरोना या दूसरे में लोगों को रोजगार मिलने मौका आया, दिल्ली में उन्होंने और नौकरियां दी नहीं तो सारे सिविल डिफेंस वालों को दे दिया। जिस दिन बुला दिया उनको उस दिन उनको पैसा दे देते हैं, जिस दिन नहीं बुलाया उस दिन उनको कुछ नहीं देते हैं, और वो उन पर निर्भर है पूरी तरह। तो उसको खैर रोजगार ऐसा होना चाहिए कि नियमित, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट हो हर मेहनत की, जो एक न्यूनतम आय की जो एक परिभाषा है, तो वो पूर्ण करना चाहिए और उसकी गारंटी होनी चाहिए। अब ये है कि अब एक महीने तो तुमने उसको दे दिया, अगले महीने तुमने उसको कुछ नहीं दिया, तो उस महीने वो क्या खाएगा? और तुम कहते हो हमने रोजगार दे दिया। वही भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं, वही परिभाषा इधर केजरीवाल जी की है। दिल्ली में वो सिविल डिफेंस में दे रखे हैं लोगों को, एक के अलावा कोई नौकरी दे नहीं पाए। सिविल डिफेंस में भी वो डेली वेजेस पे हैं, जिस दिन उनको वो आएंगे उस दिन उनको मिल जाएगी, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन उनको नहीं मिलेगी। जिस दिन उनको जरूरत होगी बुला लिया जाएगा, पैसा दे देंगे, जब जरूरत नहीं होगी तो उस दिन उनको नहीं बुलाया जाएगा। परंतु उनको खाने की जरूरत तो रोज होगी, उनको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो तो रोज की है। तो जब तक हम रोज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते
मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं, तब तक हम उसको रोजगार का दर्जा नहीं मान सकते हैं। ये अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये चीज को सरकारों को भी और विपक्ष को भी, जनता को भी, मतदाता को भी ये चीज को समझना पड़ेगा। रोजगार की परिभाषा ये नहीं है कि तुम जब चाहो बुला दो, साल में तुम उसको 2-4 या महीना 2 महीने का काम दे दो और कहो कि हमने रोजगार दिया। उसमें भी नरेगा में तो 200 रुपये की दिहाड़ी मिल रही है, और वैसे यहाँ पर सिविल डिफेंस में। तो इस तरीके का एक छल जो हो रहा है वो भी अच्छी बात नहीं है। ये मतलब ये लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लिए, देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हम कहाँ बढ़ रहे हैं, देश को कहाँ ले जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। अब मैं जो यहाँ पर बात कर रहा था, जो अब ये तो खैर इन सरकारें क्या कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको चुनावी राजनीति है, क्या कर रहे हैं और कैसे अपने को मैनिपुलेट कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को बरगला के कि हमें रोजगार दिया, हमने दिल्ली में इतना रोजगार दिया, हम वो कह रहे हैं हमने उत्तराखंड में इतने रोजगार दिए। परंतु दोनों के दावे इस तरीके के हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था क्योंकि हम सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि चीज़ों से पर्दा उठाया जाए। अब चीज होती है कि वहाँ पे क्या जो समस्याएं हैं, क्योंकि कुछ लोग, ऐसा तो है नहीं, वहाँ पे लोगों के पास पुरुषार्थ है और अपने पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसकी कमी नहीं है, परंतु वो हतोत्साहित क्यों हैं, ऐसे कारकों को पर नज़र रखी जाए। उसके लिए सबसे बड़ा कारक है वहाँ पे जंगली जानवर। जंगली, क्योंकि कुछ लोगों के जब अचल संपत्ति खेती बाड़ी है तो तुम अगर रोजगार नहीं भी दोगे तो वो कुछ ना कुछ अपनी खेती से कर लेगा। परंतु क्या होता है कि जंगली जानवरों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी कर दी है। जंगल अब ये इसको थोड़ा सा मैं क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं, परंतु उस पर मैंने पहले भी वीडियो जारी किए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस बात पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको लेके मैं कुछ कई बातों पर बात करूंगा, और इससे जो प्रभाव पड़ा है, बहुत बुरा प्रभाव इस जंगली जानवरों वाले मुद्दे ने डाला है। तो इस पे हम करेंगे डिटेल से। आज का विषय यही होगा, जंगली जानवर, और इसको लेके हम डिटेल में बात करेंगे कि इससे हम कहाँ कहाँ आहत हुए हैं, क्योंकि अब इसके कारक क्या हैं। देखो, जंगली जानवर नहीं चाहता कि वो जंगल से बाहर निकले, उसका इंसानों से टकराव हो। वो जंगलों को अपने लिए सुरक्षित मानता है, इंसानों की बस्ती में जंगली जानवर भी नहीं जाना चाहता है। हम अक्सर रात को निकलता है और जंगलों में अपने सुरक्षा सुरक्षित समझता है, और ये सब चुनौतियों के बाद, क्योंकि जंगली जानवर के लिए भी चुनौती है, अगर वो बस्तियों में जाता है तो उसकी जान के लिए भी खतरा है। और जब टकराव होता है तो कभी इंसान वो इंसान को मार देता है, कभी इंसान उसको मार देता है। तो ये सारी स्थितियां पैदा हो गई हैं, और उत्तराखंड में ये आम हो गया। उत्तराखंड के जब जंगल जल रहे, लगातार जल रहे हैं, और वहाँ पर पानी का स्तर जो गिर रहा है, इसका मेन कारण रहा है कि जंगली जानवरों ने जंगल छोड़ दिए हैं। जंगल उत्तराखंड में एक तो जंगलों में अवैध कटान बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरी बात जंगलों में आग बहुत ज़्यादा लग रही है, और तीसरी चीज़ जो है, पानी का स्तर गिर रहा है। तो पानी की तलाश में भी जंगली जानवर निकल रहे हैं, आग के भय से भी निकल रहे हैं, और जंगल उनको सुरक्षित नहीं लग रहा है। जो पहले उनको सुरक्षित लगा था, तो लगते थे, तो अवैध कटान और इसके जो उनका भय हो गया, अब उनको गांव की तरफ थोड़ा सा, गांव से आबादी कम हो गई है, गांव में लोग कम बसे रहे हैं, और झाड़ी बहुत हो गई है, उनको आसानी से वहाँ पानी भी मिल जा रहा है, तो जंगली जानवर भी वहीं बसने लग गए हैं। अब इससे क्या हुआ कि ये सारी स्थितियां क्यों आई, अब ये इस पर जानना जरूरी है, इसको पहचानना जरूरी है कि ये स्थितियां क्यों आई। क्योंकि समस्याएं हैं तो उसका कोई कारण भी होगा, क्योंकि समाधान तभी होगा जब हम कारण को पहचानेंगे। कारणों को पहचाने बगैर अगर हम बात करेंगे तो ये समाधान नहीं निकाल सकते। अभी क्या था कि अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें, तो चिपको आंदोलन क्यों हुआ, इसका भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। और उसके बाद चिपको आंदोलन के बाद वन अधिनियम आया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीजें, आखिर लोगों ने चिपको आंदोलन क्यों किया, ये समझना बहुत जरूरी है अगर उत्तराखंड को बेहतरी की ओर बढ़ना है। जो सरकारें चिपको आंदोलन को नहीं समझ सकती, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकती, वो उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी 85% भूभाग वन भूमि है, और वनों की ऊपर निर्भर वहाँ की जिंदगी है।
तो वहाँ इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जब वन अधिनियम नहीं था, तो वहाँ पे वन विभाग ने बहुत लोगों के साथ मिलके वहाँ पे भू संरक्षण पे बहुत ज़्यादा काम किया, सॉइल कंजर्वेशन पे बहुत काम किया। वहाँ पे लोगों को खेत बनाने के लिए पैसे दिए और उसमें खुद अपनी निगरानी में खेत बनवाए, और अगर वो उनके मापदंड को पूरा करते थे तो उनको पैसा भी देते थे। उसके बाद बागवानी करवाए, बाग लगवाए, गड्ढे करवाए, खाद दी, उनकी तार बाड़ करवाई। उसके लिए भी सॉइल कंजर्वेशन या भू संरक्षण डिपार्टमेंट ने के माध्यम से वन विभाग ने बहुत काम किया। और इसलिए क्या हुआ कि लोगों ने भी अपने निजी वन वहाँ पे लगवाए, और अपने गोचरों को भी वनों में बदला, तो सारा ये सॉइल कंजर्वेशन ने वहाँ पे बहुत काम किया। वन अधिनियम जब नहीं बना था, उससे पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो सारा जब काम किया तो एक वनों और लोगों के बीच में एक गहरा रिश्ता हो गया, घनिष्ठता बढ़ गई। जंगलों में उनके मवेशियाँ चरते थे, जंगलों में उन्होंने पानी को संचित करने के लिए बड़े बड़े खाव बनाए थे। ये पीढ़ियों से चले आ रहा था वनों और उसका। फिर बाद में जब पेड़ों के साथ उनका लगाव हो गया, पेड़ों को लगाना, पेड़ों में कंधों में पानी लेके खुद वहाँ पे पानी डालना, एक उनका अपना हॉबीज टाइप की भी वहाँ के लोगों की बन गई थी कि पेड़ों की रक्षा करना है, पेड़ों को पालना है, पेड़ों को एक उनका एक वो जो हो गया था, एक अपना रिश्ता टाइप का पेड़ों से हो गया था। और जब ये एक पेड़ों की कटान शुरू हुई तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का वो लगा, झटका लगा, और अच्छा नहीं लगा, तो वो उसके खिलाफ लामबद्ध होंगे, खड़े हो गए, उन्होंने पेड़ नहीं काटने दिए। और दूसरी ओर जब सरकार ने इनकी उनकी इस पेड़ों और वहाँ के गाँव वालों के आपसी रिश्ते को, आपसी समझ को, प्रागड़ता को मतलब नेगेटिव लेते हुए वन अधिनियम 1980 थोप दिया, और उस अधिनियम को इतना वो कर दिया कि वहाँ से तुम वनों में अब उससे इनका सीधे संबंध विच्छेद हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि एकदम वहाँ के लोग कट गए जंगलों से, और उसने तब से वहाँ पर बर्बादी शुरू हो गई। एक चीज़ तो ये है, और जो वन बर्बाद हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि वहाँ की जो आजीविका थी वो वनों पर बहुत निर्भर थी। मवेशियाँ चर तो वनों में चरते ही थे, साथ में वनों से जो इमारती लकड़ी का मामला है और पत्थरों का मामला है, उन वहाँ के जो मकान हैं और जितने भी वो कंस्ट्रक्शन या कोई भी काम करते थे, वो पत्थर, लकड़ी या पत्थर पर बहुत उनका वहाँ की आजीविका निर्भर करती थी। और वो सारी चीज़ें कहाँ से आती थी? वन से आती है। तो अब क्या हो रहा है, वहाँ पे मकान भी सीमेंट के, ईंट के और लोहे के बन रहे हैं। तो अगर ये वो सारी चीज़ें बाहर से जाती, जो ना वहाँ पे सीमेंट की कोई ऐसा कल कारखाना है, ना लोहे का है, ना ईंट का है, सब बाहर से जाते हैं। अब वहाँ की इकोनॉमी भी वहाँ नुकसान हो रही है, जो भी वहाँ का पैसा लोग कमा रहे हैं वो वहाँ के विकास पर लगाने के बजाय वो बाहर से लाके वहाँ पे अपना मकान लगा रहे हैं, 20-25 लाख खर्च करके। कहाँ कहाँ से लोहा जा रहा है, कहीं से सीमेंट जा रहा है, कहीं से ईंट जा रही है। यहाँ तक कि मिस्त्री भी वहाँ के कारीगर सीमेंट का काम जानते ही नहीं है, ईंट का काम जानते ही नहीं है, वो भी कारीगर भी वहाँ बाहर से आ रहा है। लकड़ी का कारीगर भी, जैसे वहाँ का लकड़ी का कारीगर था, वो अब वहाँ वैसा है नहीं। अब ये सारी चीज़ों का एक नेगेटिव असर पड़ा है। वन अधिनियम जब हमने कड़ा कर दिया तो लोगों को वहाँ पत्थर भी नहीं मिले मकानों के लिए, इमारती लकड़ी भी नहीं मिली। अब ये क्या कह के वनों की नीलामी करके ठेकेदार ले जाते हैं वहाँ से लकड़ी, फिर वो मैदानों में आकर उसको अपना ये तरीके से यूज करके बाद में बाजार में बेचते हैं, वहाँ से खरीद के ले जाने पड़ते हैं। अब जो भी तुमको अपने लिए लकड़ी चाहिए, अगर दरवाजे, जो भी अब तुम्हें लकड़ी का कारोबार करना है, फर्नीचर ले जाना है, कुछ भी ले जाना है, सब तुम तराई से, मैदानों से ले जाते हैं। और जबकि जंगल सारे उत्तराखंड में इतने पूरा 85% भाग हम बताते हैं कि जंगल है, पर वहाँ लकड़ी का कोई भी सामान तुम वहाँ उत्तराखंड में नहीं ले जा सकती हो, कि लकड़ी जब वहाँ पर होते हुए भी वो उनको अपने घर बनाने की लकड़ी भी मैदानों से ले जानी पड़ती है, क्योंकि सीधे वो वहां से पैक होके ठेकेदार उनको सप्लाई कर देता है पहाड़ों से दूर मैदानों में।
तो इसका भी बहुत असर पड़ा है। वहाँ के जो संसाधनों की जो कीमत मिलनी थी वो भी कम हो गई, और लोगों को अब लगा कि उसके संसाधन की कोई कीमत ही नहीं है। उसके जंगल उसके काम नहीं आ पा रहे हैं, वो पेड़ उसके काम नहीं आ पा रहे हैं, और वो उसके जो वहाँ पर पत्थर हैं वो उसके काम नहीं आ पा रहे हैं। उसको अपने मकान बनाने तक के लिए बाहर से ईंट पत्थर सीमेंट लोहा सब बाहर से लाना पड़ रहा है, मिस्त्री मजदूर भी बाहर से लाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें ने एक नकारात्मक वो है इसमें। सारा जो भूमिका रही है वो वन अधिनियम की रही है। और अब जब ये रहा तो दूरियां तो बढ़ी गई, तो जंगल जब जलने लगे तो पहले तो क्या था लोग जाके जंगल की आग बुझा देते थे और जंगल को जलने से बचा देते थे। अब क्या हुआ, लोगों के जंगलों में जाना बंद हो गया, तो लोग भी जंगलों में ज्यादा, उनका आग आ रहा तो आज अपने गांव अपने घर अपने खेतों को बचाने की कोशिश कर लेते हैं। और उसके बाद जंगल जलता रहता है, चाहे वो दिन में साल में 4 बार जले 5 बार चले, जितनी बार भी जले। सरकारी मशीनरी इतनी है नहीं, है भी तो कितना कर लेगी। अगर एक जंगल में 2-4 आदमी हैं भी तो जंगल में कहीं से भी आग आ सकते हैं, तो 4 आदमी क्या कर सकते हैं। तो वो एक प्रैक्टिकली संभव है नहीं। तो इससे भी जंगल नहीं बचाए जा रहे हैं। और दूसरी चीजें क्या हो रही हैं, जैसे अब जंगलों में अवैध कटान होती है, पेड़ लगते नहीं है, वृक्षारोपण के नाम पर बजट खाए जाते हैं। तो ये कुछ लोगों के ऐसे आरोप भी है। तो जो ये ऐसे अवैध कारोबारी है या भ्रष्टाचारी है वो लोग भी जंगलों को जानबूझ के जला देते हैं। तो ये भी एक माध्यम हो गया, क्योंकि अब लोगों का तो कंट्रोल है ही नहीं। और ये अंदर खाने फाइलों में काम हो रही है, और मार्चिस की तिल्ली से वो फाइल का सारा काम कंप्लीट कर दिया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार है उसमें कालिक पोत दी जा रही है। तो ये भी कारण है। अब इसका जो ये प्रभाव पड़ रहा है, एक तो वहाँ के जो संशासन थे, जो पत्थर था जो लकड़ी थी वो तो वहाँ के लोगों के काम आया नहीं, उसमें लोगों की वहाँ के लोगों की नकदी की बर्बादी हुई। दूसरा जो जंगल के पशु थे वो बस्तियों में आ गए, उनने वहाँ आतंक मचा दिया, वहाँ के गाँव की खेती बर्बाद कर दी। लोगों ने गाँव के खेती करना भी बंद कर दिया, और वो खेतों में भी जो अब आग आती है तो गाँव वाले खेत को आग पूरी नहीं बुझाते। तो अब ये हालत है कि बीच बीच में आप देखते हो कि लोगों के अपने घर जलने भी शुरू हो गए पहाड़ों में। कहीं उनके मवेशी रहते हैं वही कई जगह जल जाते हैं, कि आग इतनी फैल जाती है। इसके भी कई वीडियोज आप लोगों ने पीछे गर्मियों में देखे होंगे, कई जगह ऐसी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर हुई। तो अब इन सारी चीज़ों से निजात पानी पड़ेगी, क्योंकि हम उसकी वीडियोज देखते हैं उसकी खबरें देखते हैं, यहाँ तक तो सीमित रहना नहीं पड़ेगा, अब उनका समाधान तो निकालना पड़ेगा। तो इसका समाधान निकालने के लिए जब चुनाव हो रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियों के पास क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है। क्योंकि मैं हम लड़ेंगे, हमको वोट दो, ये होगा वो होगा, मंदिर बनाएंगे मस्जिद बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, धर्म बचेगा फलाना होगा। अरे धर्म ने भी, हमारा घर नहीं बच रहा है, हम नहीं बच रहे हैं, हमारे खेत बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन इस धर्म को देखेगा बाद में, हम ही नहीं रहेंगे तो। अब ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस चुनाव में ये भी देखना पड़ेगा कि कौन इन चीजों पर गंभीर है, कौन कहता है कि हम ये वन अधिनियम वनों पर फिर पुनः वहाँ की लोगों को अधिकार देंगे। जब तक वहाँ के लोगों को अधिकार नहीं देंगे तब तक ना जंगल बच पाएंगे, जंगल नहीं बचेंगे तो जंगली जानवरों पर हम लगाम नहीं लगा सकते। क्योंकि जंगली जानवरों को का घर है वो, उसका घर उजाड़ देंगे तो दूसरी तरफ बढ़ेगा। तो ये पहली चीज तो ये हमें ये फोकस करना पड़ेगा इस चुनाव में कि वन का अधिकार की बात जो कहेगा कि वनों पर वो स्थानीय लोगों का अधिकार है, जो वनों से का। अब एक चीज और यहाँ पे वो आगे की, अब जानवर आ गए खेती की ओर, खेती बर्बाद हो गई, अब लोग क्यों नहीं करते खेती। वे बर्बाद हो गए तो कितने खा लेंगे जानवर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि वहाँ पे खेती हो गई, जानवरों ने बर्बाद कर दी, फिर भी संघर्ष तो करना चाहिए, संघर्ष तो छोड़ा जा सकता है। अब उसके लिए एक और ही नकारात्मक वो है कि वहाँ पे जो खेती है वो छितरी हुई खेती है, और कुछ लोगों ने पलायन कर चुके हैं। और जो लोग थोड़ा सा समृद्ध हैं और बाहर उनको थोड़ा बहुत जॉब है, कमाने का जुगाड़ है, तो वो तो प्लान कर चुके हैं, वहाँ खेती उन्होंने छोड़ दिया। अब जो लोग वहाँ खेती कर भी रहे थे, संघर्ष कर भी रहे थे, उनकी खेती क्या है कि कई किलोमीटर में फैली हुई है। एक खेत यहाँ है तो एक खेत आधा किलोमीटर दूर है, दूसरा खेत उससे भी आधा किलोमीटर दूसरी जगह है, चारों तरफ फैली हुई है। और उस चक्कर में वो अगर अपनी चारों तरफ उसके खेत बंजर खेत हैं, लोगों ने छोड़ रखे हैं, बीच में उसका अकेला खेत है, अगर उसकी रक्षा के लिए वो
छोटा सा खेत है, उसको बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, उसको पानी की सिंचाई के लिए अगर व्यवस्था करता है तो बड़ी उसके लिए मुश्किल हो जाती है। और उसके अड़ोसी पड़ोसी करते नहीं है, तो ये भी उसके लिए मुश्किल हो जाए। रास्ते इतने लंबा हो जाता है उसके खेत तक जाने का कि उसमें अब रास्ते ही नहीं है। कहीं बारिश से टूट गए, कहीं जो सड़कें बनाए उसके मलबे से दब गए, कहीं वहां पर झाड़ियां जम गई, तो इसलिए रास्ते बंद हो गए। ये भी बड़ा चुनौती की जो छितरी हुई खेती है। अभी सरकार के पास एक वो था कि जब खेती छितरी जाती है तो एक चकबंदी ऑप्शन सरकार के पास था। तो सरकारों को चाहिए था, क्योंकि जो बेहतरी की जो जो चीजें होती हैं वो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो काम करें। तो उत्तराखंड में एक बहुत जरूरी था कि वहां पे चकबंदी की जाए। तो वहां पर अगर हमको करनी है, कृषि को दोबारा अगर जीवन देना है, तो वहां पे हम क्या करें, चकबंदी करें। हम कृषि को बचाना है तो वहां पर चकबंदी करना बहुत जरूरी है। चकबंदी के ऊपर मैं आ रहा था आपके पास वो लेके, तो इसको मैं आपको बताऊं, चकबंदी में आंदोलन के दौरान क्या सोचते थे कि हम चकबंदी करेंगे। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी चकबंदी के ऊपर एक बहुत बड़ा बहस हुआ करती थी कि हम चकबंदी उत्तराखंड में आवश्यक है। अब जब इस बहस को गांव में ले जाते हैं, अब बात की जाती है, तो उस समय थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता था कि चकबंदी काफ़ी मुश्किल जॉब है। क्योंकि जब हम वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते थे, तो उनका ये होता था कि किसी के पास तालाब ज़मीन है, दूसरे के पास क्या है, वो बराड़ है, किसी के पास खरक है, जैसे जंगलों में कोई ज़मीन है, इस तरह क्या, और किसी की ज़मीन क्या है गांव के एकदम पास है, किसी की सड़क के एकदम पास है। तो इस तरीके से वर्गीकृत भूमि है, और वो कैसे दूसरी जगह जमीन ले लेगा। और किसी को एकदम तालाब जमीन मिल जाएगी, किसी को एकदम उर्वर मिल जाएगी। तो इस तरीके का एक असमंजस उत्तराखंड के खासकर जो पहाड़ी भूभाग है वहाँ पे है। तो इसको कैसे वो किया जाए, इसमें कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा, ये इस पे लगातार चर्चा हुआ करती थी। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए उस समय ये था कि चकबंदी की जाएगी। आज की स्थिति तो ऐसी है कि लोगों ने सारी तरह की जमीनें छोड़ दी हैं, पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। तो चकबंदी करना बहुत आसान और एक पहल करने की जरूरत है। लोगों को चक मिल जाएगा, कम से कम अपनी जमीन को कैसे भी, बाहर भी रहेंगे तो वो कर लेंगे, बाढ़ करके उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या सोचते थे कि भूमि परिवर्तन के इसके अंतर्गत क्या सोचता था कि भूमि प्रबंधन, उसमें क्या था कि पहली चीज तो ये था कि हम भूमि बंदोबस्त करेंगे। क्योंकि भूमि बंदोबस्त सन 60-62 के बाद हुआ नहीं है। वहां पर जमीनें ऐसी हैं कि अदला बदली कर दी गई है, कहीं टूट फूट हो गई है, उनकी स्थितियां बदल गई हैं। तो जो कागजों में है और जो जमीन में है उसकी स्थिति में बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो सबसे पहले वहां पर था सशक्त भू कानून लाया जाए, अनुच्छेद 371 लागू किया जाए। और तो पहले तो वहां पर बाहरी लोगों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी जाए। दूसरी चीज, भूमि बंदोबस्त किया जाए, उसकी स्थान पर जाके उसकी पैमाइश की जाए, उसकी फिजिकल पोजीशन क्लियर की जाए, जो पर अपडेट की जाए। तीसरी चीज थी, अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद आ जाता है चकबंदी के ऊपर। क्योंकि चीजें क्लियर होनी चाहिए पहले की, वो है भी नहीं है फिजिकली, हमने कागजों में उसको चक बना दिया, पता चला जो लैंड की हम बात करें वो लैंड स्लाइडिंग में ही चली गया, बह गया है। तो वो फिजिकली चेक करना भी जरूरी है। तो भूमि प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक भूस्वामी की भूमि को मौके में जाकर चिन्हित एवं पैमाइश कर रिकॉर्ड करना, चकबंदी लागू करने के अंतर्गत भूमि को वर्गीकृत करना। अब इसमें वही था कि हम भूमि को पहले वर्गीकृत करेंगे। जैसे क्या था, सर्कल रेट होता है कि अगर किसी के पास तालाब जमीन भी है, उबराड़ भी है, हरित चारा क्षेत्र, तो एक्चुअली वो तो गवर्नमेंट का है। या इस समय जो दो खेतों के बीच की जमीन होती है वो किसी के नाम की नहीं होती है। उत्तराखंड में अभी स्थितियां तो ऐसी हैं, परंतु इसको भी चिन्हित किया जाए कितनी उसके पास ऐसी जमीन है। और अगर उसकी कोई जमीन, जैसे हम कहते हैं खरक जिनको कहा जाता है, तो अगर जंगलों के बीच में है तो उसको भी पैमाइश किया जाए। इस तरीके का एक वो आकलन था कि हम
उसकी कुल उसके पास कितनी ज़मीन है, उसका कुल सर्किल रेट कितना बनता है। इस तरीके उसकी वो एक वैल्यू निकाली जाए और उस वैल्यू की ज़मीन वो जहाँ लेना चाहे, वो चाहे तालाब में लेना चाहे उसको तालाब में दे दो, उबराड़ में लेना चाहे उसको उबराड़ में दे दो। उसको जहाँ ले वो खरक जहाँ खरक है उसके वहाँ लेना चाहे तो वहाँ उसको वो ज़मीन दी जाए और उसको हम एक्स्ट्रा प्रोत्साहन के लिए क्या दे सकते हैं। जैसे अब कोई कहेगा अधिक सारे लोग डिमांड हो गई कि हमको नहीं तालाब में ही चाहिए और किसी की डिमांड हो गई नहीं मेरे को तो ज़्यादा चाहिए उबराड़ में ही चाहिए। तो अब उसको कैसे सामंजस्य किया जाए, उसके लिए अलग अलग प्रोत्साहन की, जिसकी डिमांड कम हो उसके साथ प्रोत्साहन के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ और चीज़ें लीज में दे या कुछ और व्यवस्था करे, वो उसमें चकबंदी के टाइम किया जा सकता था। तो इसमें क्या था कि चकबंदी में परिवार बढ़ने के साथ खेती ज़मीनें क्या होता था कि ज़मीन अगर तुमने शुरू में भी क्या होगा कि खेत अगर साथ भी थे तो परिवार बढ़े तो खेत बढ़ गए। अब खेत बढ़ गए तो खेत छितर गए, जैसे मैं बता ही रहा था कि खेत छितरी हुई खेती है वहाँ पे। तो अब इसमें क्या होता है हमारे समय की बर्बादी, खाद की बर्बादी, संसाधन की बर्बादी सब कुछ हो रही है। उसको रोकने के लिए चकबंदी ज़रूरी है, ये माना गया था। तो ये तो मैंने सारा ज़िक्र किया है कि कैसे करना था, तो वहाँ पे यही था कि वहाँ पे पैमाइश की जाए और स्पॉट पे जाके और पैमाइश करने के बाद उसका एक फिजिकली है नहीं है क्या पोजीशन है, उसके बाद उसकी कॉस्टिंग की जाए। कॉस्टिंग करने के बाद अब उसके उसमें पेड़ भी होंगे, उसके अपने बगीचे भी हो सकते हैं, दूसरी संपत्ति भी हो सकती है, तो उनका सारा कैलकुलेशन किया जाए और उसके बाद उसको उसी हिसाब से दूसरी जगह या ज़मीन दी जाए, इकट्ठी ज़मीन दी जाए उतनी वैल्यू की, इकोनॉमिक वैल्यू की। मतलब कुल मिला के ये था कि ज़मीन की इकोनॉमिक वैल्यू निकाली जाए, उस कॉस्ट निकाल के उतनी ही कॉस्ट की उसको ज़मीन दी जाए और जिस ज़मीन का जो वो उतनी ही है, कोई वो नहीं है, इंटरेस्टेड कम है लोगों में, जैसे क्या तो हो सकता है उबराड़ वाली ज़मीन लोग कम लें, अपना चक कोई चाहे कि मैंने क्यों ना यार उबराड़ में, वहाँ तो कुछ होगा नहीं। तो उसके लिए कुछ प्रोत्साहन राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें रखे कि उसमें हम उसको डेवलपमेंट करने के लिए इतना पैसा सरकार अपनी तरफ से देगी या उसके साथ इतनी ज़मीन और एक्स्ट्रा उसको दे देगी। मतलब कुछ ऐसी दे अट्रैक्शन वाली स्कीम ताकि लोग उबराड़ ज़मीन में भी अपना इंटरेस्ट दिखाए या जो खरक हैं जंगलों के बीच में जो ज़मीन है वहाँ भी अपना इंटरेस्ट दिखाए। ये चकबंदी के बारे में सोचा गया था। तो चकबंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होगा। अब ये तो था कि आंदोलन के दौरान चकबंदी के बारे में क्या सोचा गया था, परंतु उत्तराखंड के मामले में जब मैं बात कर रहा था कि जंगली जानवरों का आतंक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर चकबंदी होती, अब यहाँ पर हम इमेज थोड़ा सा एक कल्पना करें कि अगर हमारे बाय चांस चक होते तो लोग क्या करते, अपनी तार बाड़ कर लेते, ऊंची ऊंची उसको बंदरों से बचाना, सुअरों से बचाना, जंगली जानवरों से बचाने का कुछ ना कोई इंतजाम कर लेते, क्योंकि उन्हीं अपना ही चक था। जैसे हम अपने मकान की चारदीवारी कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं बंदरों से बचने के लिए, तो वो भी हमारे घर अपनी एक चारदीवारी टाइप की कर लेते, अपना घर जैसा बना देते, अपने ऊंचे ऊंचे तार लगा के और गेट लगा के, ताकि बंदर ना आए, सुअर ना आए और जंगली जानवर वहां ना आए और उसकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे चक को नुकसान ना पहुंचाए। हम अपनी फसल को, अपने बाग को, अपने बगीचे को, जो भी हम वहाँ पैदावार करते थे उसको सुरक्षित कर सकें। तो एक तो ये हो जाती, चक बन जाते। तो दूसरी चीज ये थी कि जैसे पानी की समस्या है, उसमें भी लोग काम करते अपने अपने वहाँ पे वो जलाशय बना लेते। अब जैसे उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी ये सोचा गया था कि हमारे अपने अगर लोगों के चक होंगे तो चकों को एक तो कनेक्टिविटी करना आसान हो जाएगा। जो अभी इतने इस तरीके से रोडें काट दी हैं, हम बार बार जो कहते हैं कि बड़ी कृषि भूमि का नुकसान हुआ, वन भूमि का नुकसान हुआ और कई कृषि भूमि सड़कों में दब गई और कई उसके मलबे से दब गई और इस बेरहमी से दबा दी गई। अब उससे क्या हुआ, बड़ा नुकसान जो हमें आगे लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। परंतु जो आंदोलन के दौरान ये सोचा गया था कि हम क्या करेंगे कि चक बना देंगे और चकों को कनेक्ट कर देंगे रोडों से, और वहीं पर पानी, जैसे हर घर नल, हर घर जल की बात हो रही है, ऐसा था कि हर चक को हम नल पानी दे देंगे, सड़क दे देंगे और उनका अपना जलाशय वो बनाएं, ऐसी सुविधा दे देंगे, अपना पावर हाउस वहाँ पे बना सकें। क्योंकि चक होगा तो वो अपना पावर प्लांट भी वहाँ पर बना सकता है, चाहे सोलर पावर का बनाए, चाहे वो पवन चक्की से बनाए, चाहे वो गोबर गैस का प्लांट लगाए, चाहे वो दूसरी तरह के लगाए। तो
अपना एक जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे बिजली उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने लिए भी पैदा करे और सरकार के लिए भी पैदा करे, सरकार भी खरीदे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी दे सकता है। ऐसी व्यवस्था वहाँ पे ये सोचा गया था कि वहाँ पे जो बिजली पानी का मामला है उसका भी है, ये लोगों को आसानी से मिल सके। जल जो सिंचाई का जल है, चाहे पेयजल है, उसके लिए भी वो व्यवस्था कर सके। ऐसे वो समय सोचा गया था कि हम इस तरीके से व्यवस्था करेंगे। जैसे अभी अब तो जैसे हमारे तराई में हो गया, उत्तराखंड की तराई में भी अब बुरा हाल हो गया है। वहाँ भी महानगरों की तरह सारे फ्लैट बनने लग गए हैं। तो वहाँ भी ये था कि जैसे सोलर प्लांट है, जिसके पास छत है वो अपने छत में सोलर प्लांट लगा ले और बाकी अपने नीचे वाले फ्लैटों वालों को भी बिजली बेचे अपना, और खुद भी करे और उनसे पैसा लेके कमाई भी करे। और सरकार ये सोचती थी, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी ये सोचा गया था। अब सरकार तो क्या सोचती है, अब तो ये फ्री बिजली और ये वाली बात होगी। तो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान ये सोचा गया था कि अभी भी जो आंदोलनकारी संगठन है वो तो बार बार ये कहते हैं कि हम जो छोटे संयंत्र है बिजली के, चाहे वो पन बिजली संयंत्र, जो बड़े बड़े बांध है, पंचेश्वर बांध का जो विरोध वो लोग करते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि वहां पर हर घर अगर पावर जनरेट करने लगेगा तो इतनी पावर जनरेट हो जाएगी कि कई पंचेश्वर बांधों से भी ज्यादा वो इकट्ठा जनरेट कर सकते हैं। परंतु सरकार उनको आगे वो तो दे। सरकार तो नहीं चाहती, सरकार तो चाहेगी किसी पूंजीपति का पावर प्लांट हो, जब अगर दबते हैं तो दबने दो गाँवों को। परंतु उत्तराखंड आंदोलन के दौरान ये सोचा गया था हर एक घर अपना पावर प्लांट, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे पवन बिजली हो। और वहाँ पे और तरीके के अभी लोग वहाँ पे पैदा कर रहे हैं। जैसे गोबर गैस का प्लांट लगा लो, और तरीके के जो वहाँ पे पिरूल से जो बिजली पैदा करने वाली बात है, और कूड़ा करकट से जो और चीज़ों से बिजली पैदा कर सकते हैं, ऐसी कल्पना वहाँ पे आंदोलन के दौरान की गई थी कि हर आदमी का अपना पावर हाउस हो, वो अपने के लिए भी पैदा करे और उससे एक्स्ट्रा वो पैदा करे जो सरकार उससे ले और आगे उसको बेचे। और वैसे ही था कि कुकिंग के लिए भी अपना, चाहे वो सोलर कुकर, सोलर एनर्जी से भी अपने कुकिंग का काम करे, या फिर गोबर गैस प्लांट लगाए, या कोई और चीज़ों का वो इस्तेमाल करे, ताकि उसकी जो कुकिंग की रिक्वायरमेंट है, कुकिंग गैस की रिक्वायरमेंट है, उसका भी समाधान निकल सके। और जो अभी था पानी का, तो पानी का इतनी बारिश उत्तराखंड में होती है, तो इससे क्या था कि एक तो था कि वहाँ पर वाटर रिजर्व हो, वहाँ का पानी का रिजर्व गवर्नमेंट भी करे और लोग अपने निजी यूज पे भी करे। हर खेत का ढाल को अंदर को किया जाएगा, वहाँ पर हर खेत में जितना पानी गिरता है उसको वहीं संचित करने का अंडरग्राउंड रिजर्व बनाए जाएंगे, ताकि जैसे अगर पानी की कमी हो, खेतों को सिंचाई की जरूरत हो, तो उस पानी को खींच कर दोबारा वो खेत की सिंचाई भी की जा सके। और जो बाढ़ वाली स्थिति है उसको भी नियंत्रण किया जाए, भूस्खलन वाली स्थिति को भी नियंत्रित किया जाए, जो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी बह रही है उसको भी रोका जा सके। ये आंदोलन के दौरान सोचा गया था। तो उससे क्या था कि जो पानी की समस्या है कि जल स्तर गिर रहा है, उसका भी समाधान हो जाता, और जल स्रोतों की कमी, सूख रहे हैं, उसका भी समाधान हो जाता। और जो बार बार पहले जो गांव बसे थे उनमें सब में पानी की व्यवस्था थी, अब जो दिक्कत आ रही है वो भी समाप्त हो सकती थी। ये आंदोलन का विजन रहा। अब क्या हुआ कि सरकारें तो वही जो शहरी कल्चर है वो वाला वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और उनका कोई उस पर उद्देश्य नहीं है कि वहाँ के अनुकूल, वहाँ के परिस्थितियों के अनुकूल, वहाँ के संसाधनों के अनुकूल कैसे काम किया जाए वो देखना जरूरी है। तो वो ये जिम्मेदारी किसकी है, जितना भी जो भी जागरूक समाज है, जो भी जागरूक व्यक्ति है, उनको इन मुद्दों को उठाना जरूरी है। अब रोजगार के ऊपर बात आ रही है। रोजगार का मैंने कहा कि अब वो तो नरेगा पर जो काम कर रहे हैं उसको भी रोजगारी बता रहे हैं, जो यहाँ पे सिविल डिफेंस में काम कर रहे हैं उनको जिस दिन काम जरूरत पड़ी बुला दिया, जिस दिन नहीं पड़ी तो नहीं बुलाया। और खाना तो रोज है, तो खाना रोज है तो रोजगार भी रोज के लिए चाहिए। तो उसके लिए भी ये कल्पना थी कि पहली चीज थी कि भाई हम निजीकरण पे रोक लगाएंगे, ठेकेदारी पे रोक लगाएंगे, और जो भी चीजें होंगी वो लोगों को एक तो अपना काम काम करें लोग। पहली चीज तो थी कि लोग अपना काम करें,
दूसरी चीज थी, जो अपना काम नहीं भी कर सकते तो जो सरकार अपना काम करे, सरकार ठेके में काम देना बंद करे जैसे पहले होता था। तो पहली चीज तो ये जो मैंने बताया कि हम जो वन अधिनियम मैंने बात की, भू संरक्षण की मैंने ऊपर बात की, वो मेरा कहने का यही था कि ये विजन था आंदोलन के दौरान कि हम खेती को, बागवानी को उसी तर्ज में जैसे सन 80 से पहले भू संरक्षण डिपार्टमेंट, वन विभाग और ये मिल के करते थे, उसी तरीके से पुनः वहां पर लोगों को पैसा देकर उन्हीं के खेतों को सही ढंग से बनाया जाए, कृषि को बढ़ावा दिया जाए, बागवानी को बढ़ावा दिया जाए, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए, पर पशु पैसा दिया जाए उनको, जो जितने ज्यादा पशु पालेगा उसको उतने ज्यादा उसको रॉयल्टी टाइप की दी जाए, कि ताकि उसको पशु पालने में उसको प्रोत्साहन मिले, एक लिमिट तक वो पाले, इतने इतने पशु तक हम पैसा देंगे, उसके ऊपर ज्यादा पालता तो उसके ऊपर है, परंतु ये होना चाहिए पर पशु पर बकरी हम इतना पैसा देंगे डेली या महीने का, पर गाय इतने देंगे और पर भैंस इतनी देंगे, इस तरीके का वहाँ पर प्रोत्साहन राशि का एक कल्पना वो आंदोलन के दौरान रखी गई थी। वैसे खेतों को समतल करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, अगर आप उसके लिए, तो ये सारी चीज थी, उसके फसल इंश्योरेंस का, ये सारी चीजें थी, ताकि वहाँ पर लोग खेती भी करते रहे, अपने खेत भी सही करते रहे, उनको उसका उपज भी मिलती रहे, तो दोनों चीजें संतुलन बढ़ा। और जो सबसे बड़ा था, जो देश में बाढ़ की स्थिति आती है, भूस्खलन से जो नुकसान होता है, उपजाऊ मिट्टी जो बहती है, और जो मैदानों में बाढ़ से जो नुकसान होता है, उसको भी नियंत्रण किया जा सकता था। ये सारी आंदोलन के दौरान का एक रोड मैप था। परंतु जब ये सरकारें आई तो उनके पास तो ये विजन है ही नहीं, वो तो कॉपी कर रहे हैं कि जो शहरों में जो होता था वही, मैं जो कंक्रीट की मकान की बात कर रहा था, जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी सड़क बनाने का तरीका है, और हर चीज का उनका तरीका वही है। तो वहाँ के जो संसाधन है उन पर उनका फोकस नहीं है, वहाँ के कौशल पर उनका फोकस नहीं है, वहाँ के सामर्थ्य पर उनका फोकस नहीं है। वहाँ वो वही पे कर, जो शहरों में जिसके पास कोई हम पलायन करके शहर आए तो हमारे पास तो कोई अपना कोई संसाधन होता नहीं है, हमको हर चीज पैसे से करना होता है। और वहाँ के लोगों का कल्चर भी उन्होंने वही वो बना दिया, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास अपना पानी है, अपनी जमीन है, अपना जंगल है, अगर वो भी सारा पैसा पैसे से सब कुछ करने लग जाए, तो फिर फायदा क्या है? अपने पास अपने संसाधनों का और बिना संसाधन के आदमी में क्या अंतर रह जाएगा? इन चीजों को सोचने की जरूरत है। तो ये चुनाव में भी इन सारी चीजों को फोकस करके बात करने की जरूरत है कि वहाँ के संसाधनों पर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ के संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा, उनका महत्व बढ़ाना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा कि आप नगदी से ज्यादा जो वहाँ के संसाधनों को यूज और विकसित करने के ऊपर फोकस करे, ऐसी सरकार वहां पर लानी पड़ेगी। और चकबंदी की मैंने बात की, जानवरों की समस्याओं को लेकर वन अधिनियम के ऊपर बात की, तो ये सारी चीजों को जो एड्रेस करता है उसको वोट देना चाहिए, और फोकस करना चाहिए कि पार्टियां इन मुद्दों पर ध्यान दें कि वहाँ के संसाधन नगदी के ज्यादा, क्योंकि वहाँ के आदमी को कहीं ये एहसास ना कराए, वहाँ पर जो ये कोशिश हो रही है कि हमारे लिए पानी का कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए जंगलों का कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए जमीन का कोई महत्व नहीं है, इस तरीके का अगर पैसा हो तो सब चीज आ सकती है, इस तरह की जो भावनाएं वहाँ जनरेट हो रही है, इस तरह का जो कल्चर वहाँ जनरेट पैदा करने की कोशिश हो रही है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हमें इस तरह की मानसिकता हो, जमीन है तभी हम हैं, पानी है तभी हम हैं, जंगल है तभी हमें, हमारा जीवन इन जंगलों से है, हमारा जीवन इस जमीन से है, हमारा जीवन इस पानी से है। और ये पानी हमारे लिए नित्यान, हमारे पास पैसा नहीं होगा तब भी हम जी सकते हैं, हमारे लिए पानी जरूरी है, हमारे पास पैसा नहीं भी है, हमारे लिए जंगल जरूरी है, हमारे पास पैसा नहीं भी, हमारे लिए जमीन जरूरी है। बिना पैसे से हम जी सकते हैं, परंतु बिगर, ये हमारी पिछली पीढ़ियों ने भी देखा है, जब हमारे पास नकदी नहीं होता था, अदला बदली से लोग काम चलाते थे, परंतु हमारे पास उस समय जमीन हमारी अच्छी उपज करती थी, हमारा पानी, हमारे स्रोत सूखे नहीं थे, और हमारे जंगल आबाद थे, तो हमारी जिंदगी उसमें खुशहाल थी। तो इन चीज़ों को मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। और जो एक और समस्या थी वहाँ पर, जो बैलों का व्यापार है, उस पर भी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो के, मेरा मकसद यही था कि हम मुद्दों पर नज़र रखने की कोशिश करें, मतदाता ताकि अपना वोट सही जगह डाले और मुद्दों पर फोकस होकर डाले। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।